दोस्तों, मैं रोहित कुमार एवनीशो की ओर से आपका स्वागत करता हूं। यूनिट 2 का थर्ड केस है CIT वर्सेस मदी वेंकट सुबैया 1951 का केस है एंड द केस डील्स विद वेदर इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ टोबैको क्रॉप और एनी स्टैंडिंग क्रॉप परचेज बाय SSC क्वालिफाइड एज एग्रीकल्चर इनकम। अब आते हैं, एक बार बात करते हैं इसके ब्रीफ फैक्ट के बारे में। इसमें होता क्या है, एक फर्म होता है मर्चेंट्स का, और इसमें जो मर्चेंट होते हैं, कुछ मर्चेंट का अपना खुद का लैंड होता है जहां वो टोबैको का क्रॉप कल्टीवेट कर रहे होते हैं। दूसरा, ये फर्म परचेज करती है कुछ स्टैंडिंग क्रॉप एट द कॉस्ट ऑफ 13,833। सिंस जब वो स्टैंडिंग क्रॉप परचेज कर रही होती है तो उसके बाद वहां हार्वेस्टिंग हो या क्योर्ड का हो या फिर मार्केट में सेल करने का हो, ये सारा का सारा ऑपरेशन वो फर्म ही करती है। और इस प्रकार से फर्म के पास जो रेवेन्यू आता है दैट इज 33,493 रुपीज। टोटल प्रॉफिट जो इस फर्म का होता है इस स्टैंडिंग क्रॉप के सेल से और इस सेल्फ लैंड के टोबैको के सेल से, दैट इज 12,000 रुपीज। एंड आउट ऑफ दिस 12,000 रुपीज 7,500 रुपीज डिस्प्यूटेड अमाउंट होता है, जिसमें ITO का कहना होता है सिंस द फर्म ने कोई भी एग्रीकल्चर ऑपरेशन नहीं किया है, ये नॉन एग्रीकल्चर नेचर का है, जिसकी वजह से इस अमाउंट पर टैक्स पे किया जाना चाहिए। एपीलेट कमिश्नर इस बात को कंटिन्यू करते हैं और ये मैटर पहुंचता है ट्राइब्यूनल के पास, जहां ट्राइब्यूनल का कहना होता है कि जो टोटल अमाउंट है 12,000 रुपीज, ये सारा का सारा अमाउंट एग्रीकल्चर के रूप में काउंट किया जाना चाहिए और इस फर्म को इनकम टैक्स में एग्जम्पशन मिलना चाहिए। देन उसके बाद कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इस मैटर को हाई कोर्ट के पास पहुंचाते हैं और उसके बाद ये केस आपके पास आता है। अब देखते हैं ब्रीफली कहां कहां क्या दिया हुआ है। लाइक फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ को फैक्ट दिया हुआ है, सेकंड पैराग्राफ में आप दिया हुआ है इनकम टैक्स ऑफिसर अपलेट असिस्टेंट कमिश्नर के द्वारा असेसमेंट करने की बात। देन उसके बाद ट्राइब्यूनल के द्वारा टोटल 12,000 अमाउंट पर एग्जम्पशन की बात। एंड देन उसके बाद ये मैटर पहुंचता है हाई कोर्ट में और बात यह की जाती है द बर्डन अपॉन SEC हु क्लेम्स एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्स अंडर इनकम टैक्स एक्ट। ये इनकम उनका एग्रीकल्चर इनकम है और इस चीज को लेकर के SEC की तरफ से राजा मुस्तफा अली खान वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स 1948 के केस के बारे में चर्चा की जाती है, जिसको हम लोगों ने इसके पहले वाली केस CIT वर्सेस विनय कुमार साहस में हम लोगों ने देखा है कि इसमें क्या फैक्ट होता है और क्या बात होती है। देन उसके बाद SEC के द्वारा दो और केस को साइड किया जाता है, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस सर कामेश्वर सिंह 1935 का केस, यह केस भी डिस्कस किया जा चुका है। एंड देन राजा मुस्तफा अली खान वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स 1948 का केस। इस केस के फैक्ट के बारे में जो बात की जाती है SEC के सपोर्ट में, वो एक्चुअली में रॉन्ग केस साइड किया जाता है। देन उसके बाद आप इस पैराग्राफ में देखेंगे जहां पर की बात होती है कि किस किस पर्सन का लैंड में इंटरेस्ट होता है, बिकॉज एग्रीकल्चर इनकम के लिए जरूरी ये है कि पर्सन का लैंड में इंटरेस्ट होना चाहिए और अगर इंटरेस्ट नहीं है तो एग्रीकल्चर इनकम का वो पार्ट नहीं बनता है। तो लैंड के इंटरेस्ट को लेकर के इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में बात की जाती है। जो ओनर ऑफ द लैंड होता है, लैंडलॉर्ड होता है, रैयत, लीजी, ये जो फैक्ट्री मॉर्गेज अगर दिया गया है, इन लोगों का लैंड पर इंटरेस्ट होता है और उस कंडीशन में जो भी रिसीव किया जाता है वो एग्रीकल्चर इनकम के रूप में काउंट किया जाता है। देन उसका नेक्स्ट पैराग्राफ में बात की जाती है मर्चेंट के बारे में कि आखिर मर्चेंट का क्या पर्पस है, इस चीज को बताया जाता है, जिसमें ये बताया जाता है कि कोई भी मर्चेंट यदि स्टैंडिंग क्रॉप परचेज कर रहा होता है तो ऑब्वियस सी बात है उसका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट मेकिंग, और ये प्रॉफिट जो होता है दैट इज एडवांटेजेस प्राइस वो पे करता है स्टैंडिंग क्रॉप के लिए और हाईएस्ट प्राइस पे सेल करता है उस स्टैंडिंग क्रॉप को, तब जाकर के उस पर्सन का प्रॉफिट होता है। एंड दिस प्रॉफिट कैन बी कंसिडर्ड एज बिजनेस प्रॉफिट बिकॉज ये जो भी एक्टिविटीज हुई है दैट इज बिजनेस ऑपरेशन है। अब अगर देखा जाए, भले ही ये स्टैंडिंग क्रॉप इस लैंड के ऊपर है, लेकिन इस मर्चेंट का कोई डायरेक्ट नेक्सेस नहीं है और डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट उस सोर्स से नहीं है, बल्कि उसका इन्वॉल्वमेंट तब होता है जब क्रॉप तैयार हो चुका होता है और वो स्टैंडिंग कंडीशन में है। जबकि अगर देखा जाए क्रॉप को तैयार होने के सिचुएशन में मर्चेंट का डायरेक्ट कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, इसी वजह से जो भी इनकम यहाँ से जनरेट किया जाता है वो मर्चेंट का बिजनेस प्रॉफिट में काउंट होगा, ना कि एग्रीकल्चर इनकम में काउंट किया जाएगा। बिकॉज अगर बात की जाए तो जैसा कि हम लोगों ने इससे पहले वाले केस में चर्चा किया था CIT वर्सेस विनय कुमार साहस में कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। फर्स्ट बेसिक एक्टिविटीज होती है एंड सेकेंड होता है सब्सिक्वेंट एक्टिविटीज। अगर देखा जाए स्टैंडिंग क्रॉप में जो भी चीज किया
चाहे हार्वेस्टिंग के लिए या अदर प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है, सो दैट इट शुड सेटिस्फाई द नीड ऑफ द मार्केट, तो उस कंडीशन में वो सब्सिक्वेंट एक्टिविटीज होगी। और मर्चेंट के द्वारा चाहे यहाँ किसी भी तरह का लेबर या स्किल अगर लगाया जा रहा है, दैट इज ऑन सब्सिक्वेंट एक्टिविटीज। यहाँ पर इस मर्चेंट के द्वारा कभी भी बेसिक एक्टिविटीज पर लेबर या स्किल नहीं लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से अमाउंट रिसीव्ड बाय द मर्चेंट कैन नॉट बी काउंटेड एज एग्रीकल्चर इनकम बट बिजनेस प्रॉफिट। और इसी बात को इस केस में पूरा कहा जाता है। जैसे आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में उन्हीं बातों को कहा गया है जिस चीज के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया है। देन उसके बाद फिर बात की जाती है, इसमें 2 केसेस साइड किया जाता है। येगप्पा नदार वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स 1927 का केस है, जिसमें बात ये की जाती है कि सपोज अगर कोई एक लैंड है, इस लैंड का कोई ऑनर है या लीजी है, अगर इस लैंड में कोई भी क्रॉप अगर तैयार हो रहा होता है, लाइक सपोज इस पर्टिकुलर लैंड में टोडी ट्री लगाई गई थी, उस कंडीशन में यदि एक पर्सन ए आकर के लाइसेंस लेता है ऑनर से या लीजी से टू टैप टोडी, तो अगर कहा जाए इस कंडीशन में बेचने के बाद इस पर्सन को जो भी इनकम इस पर्सन के पास आएगा दैट इज प्रॉफिट ऑफ द पर्सन और वो टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर ये होता है ये ऑनर या लीजी जो भी इसमें स्टैंडिंग क्रॉप है अगर उसे खुद बेचते हैं, तो उस कंडीशन में इनके पास जो इनकम जनरेट होता है दैट वुड बी नोन एज एग्रीकल्चर इनकम, या इनफैक्ट इसके द्वारा जो इन्हें पैसा दिया जाता है इन टर्म्स ऑफ लाइसेंस, तो ये इनका एग्रीकल्चर इनकम होगा। बिकॉज अगर देखा जाए जो भी एग्रीकल्चर का बेसिक एक्टिविटीज है, चाहे उसमें स्किल लगाने का है या लेबर लगाने का, ये सारा का सारा काम ऑनर या लीजी के द्वारा किया जाता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इसी कारण इस केस में लास्ट में कहा गया है, here also the land indeed appears in the history of the trading operation of the SSC, but it cannot be said to be immediate or effective source of the income, because आप देख सकते हैं immediate या effective source ये नहीं है, बल्कि immediate या effective source जो है वो standing crop है। Effective source of the income made by SSC from the immediate and effective source was trading operation, because ये total का total trading operation है of purchase of the standing crop and its resale in the market after harvesting the produce at an advantageous price, जो कि उन्हें प्रॉफिट के रूप में हो रहा है। इसी का इनका कहना होता है, for the reason we hold that the sum of ₹75,000 was not exempt from liability to assessment to income tax, and the answer to the question referred to must be in negative against the SSC. It means SSC को ₹7,500 का इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, एंड बाय दिस वे एससीसी के ऊपर फाइन इम्पोज की जाती है ₹250 की, और कहा जाता है ये इनकम टैक्स कमिश्नर को पे करेंगे, और इसके साथ ही यह केस समाप्त होता है। दोस्तों, इस तरह के वीडियो को बनाने में काफी समय, मेहनत और रिसोर्सेस लगता है। आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर शेयर करें ताकि एबनिशियो टीम को प्रोत्साहन मिले तथा आपके द्वारा दिए गए फीडबैक पर काम करके और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक लाया जा सके। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक द वीडियो, subscribe the channel and share the video with needy one. Thank you for watching videos. Thanks a lot.